चलिए बिहार सीरियल 4 का सेट नंबर 8 का एनालिसिस करेंगे आज। बिहार सीरियल 4 जीएस है, कोई भी देख सकते हैं। बिहार सीरियल 4 इसका है अग्रवाल पब्लिकेशन का, दिल्ली का कोई पब्लिकेशन है। इसमें 10 सेट था, तो 8वां सेट का प्रैक्टिस है। काट छाट का इसमें 101 नंबर के लगभग में आया है, कहा कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैथ 30 प्लस दे दिया है और रीजनिंग 40 है। रीजनिंग थोड़ा सा लेवल हाई है। तो जीएस का इसमें एनालिसिस देखेंगे। क्वेश्चन पहला कहता है कि अनेक विद्वानों का ऐसा मानना है कि टिग्रिस और यूफ्रेटस घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो उस सभ्यता में सिंधु घाटी के लोगों को क्या कहते थे? तो सिंधु घाटी के लोगों को क्या वो कहते थे? तो मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे, मेसोपोटामियाई लोग। ठीक है। तो सबसे पुरानी सभ्यता आज तक के जानकारी में सबसे पुराना सभ्यता वही है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी में कहा जाता है कि उसका ख़त्म किसने किया था? तो सिकंदर ने किया था। ठीक है। और कहता है कि प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस गतिविधि पर आधारित था? तो वैदिक अर्थव्यवस्था कैसे आधारित था? तो वैदिक अर्थव्यवस्था में वैदिक काल में लोहा का खोज हुआ था, तो लौह काल भी युग भी बोला जाता है। और उस समय किस पर आधारित था? तो चारागाह पर आधारित था। ठीक है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सेल्यूकस निकेटर किसके समकालीन थे? तो सबसे पहले आक्रमण करने कौन आया था? अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर में कौन था? घनानंद था मगध पर। घनानंद के बाद कौन थे? तो कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसके ऑप्शन में अशोक, कनिष्क, कालाशोक और चाणक्य दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि तराइन का दूसरा लड़ाई कब लड़ा गया? तराइन का दूसरा लड़ाई तो 1192 में लड़ा गया, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, जिसमें दूसरा बार में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब पहला लड़ाई कब हुआ? तो 1191 में हुआ था। कब हुआ था? जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, क्योंकि जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का साथ देता है, लेकिन दूसरा बार में साथ नहीं देता है। उनकी बेटी संयुक्ता के बारे में, संयुक्ता से भाग का शादी करने के कारण। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ, तब निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का सुल्तान था? तो दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य और मोहम्मद बिन तुगलक में ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुई विजयनगर मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में समय में हुआ। तो कई ऐसे मानी कि साम्राज्य हैं जिसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1347 में बहमनी सराज, जिसका संस्थापक कौन था? हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू बहमन। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विदेशी यात्री इनमें से कौन है जो अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मिलान करने वाला हो जाएगा। तो मोरक्को से कौन था? इब्न बतूता था। ठीक है, इसका बुक का नाम क्या हो जाएगा? रेहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्को पोलो कहाँ के था? इटली के था। मार्को पोलो कहाँ के था? इटली के था। ठीक है, उसके बाद अलबरूनी कहाँ के था? उज्बेकिस्तान का था। अलबरूनी कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। ठीक है, अलबरूनी उज्बेकिस्तान का था। उसके बाद आ जाएगा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी कहाँ के था? तो पीटर मुंडी दे दिया है इसमें चीन का, लेकिन पीटर मुंडी कहाँ के था? पीटर मुंडी कहाँ का था? तो पीटर मुंडी हो जाएगा ब्रिटेन का था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का व्यापारी था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह रेला नामक पुस्तक का लेखक था। मार्को पोलो इटली के रहने वाला था। उसने पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में दौरान में भारत आया था। तो मार्को पोलो इटली के था। किसके शासनकाल में आया था? पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में आया था। अलबरूनी कहाँ के था? अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ में उसने बुक लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो उसने अपना बुक लिखा था अरबी भाषा में। ठीक है, अगला कहता है कि भारत का पहला समाचार कौन हो जाएगा? तो भारत का पहला जनक माना जाता है जेम्स अगस्टस हिकी को। ठीक है, जो 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, क्या नाम था उसका? द बंगाल गजट था, जिसे कलकत्ता जनरल भी कहा जाता है, जिसके लिए उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। भारतीय
पत्रकारिता का जनक माना जाता है जेम्स अगस्टस हिकी को। 1780 में भारत में पहला बार पत्रकारिता शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कहाँ हुआ था। बस्तर कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बस्तर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। किसके, इसके कौन थे, जनक कहिए इसको कौन थे, तो गुंडाधुर थे। कौन थे, गुंडाधुर। कहता है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। इसके विद्रोह के नेतृत्व कौन थे, गोमधर थे। देखिए इसमें एनालिसिस में गोमधर दे दिया है, लेकिन कहूँ गुंडाधुर भी मिलता है, गुंडाधुर या गोमधर। बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910 में हुआ था। ठीक है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए एक इनाम घोषित किया गया था। यह एक आदिवासी विद्रोह था जो 1842 से 1854 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था, 1910 में। उसके बाद हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन, मिलान करिए। तो मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899 में। इसके कौन थे जनक, तो बिरसा मुंडा हो जाएंगे। बेलौर विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 में। बेलौर विद्रोह पहले जान लीजिए कि सैनिकों का विद्रोह था। तो ड्रेस चेंज करने के लिए बेलौर विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह कौन था, तो संथाल विद्रोह के जनक कौन थे, तो सिद्धू कानी थे। ठीक है, उसके बाद चुआर विद्रोह कब हुआ था, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। उसके कौन थे सूत्रधार, तो जगन्नाथ पात्रा थे। ठीक है, तो देख लीजिए, कहता है चुआर विद्रोह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1768 ईस्वी में किया गया था। चुआर विद्रोह कब किया गया था, 1768 में किया गया था। कहाँ हुआ था, मैदानपुर जिले के आदिम जाति के चुआर लोगों ने सूखा बढ़ते हुए कर दमनकारी मांग एवं आर्थिक उथल पुथल के कारण किए थे। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह 1899, बेलौर विद्रोह 1806 सैनिकों द्वारा, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, और चुआर विद्रोह जगन्नाथ पात्रा 1768 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो लाहौर घोषणा पत्र कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1999 में किया गया था, 21 फरवरी 1999 में। इसमें कश्मीर के लेकर के, शांति को लेकर के, परमाणु के लेकर के, स्थिरता को लेकर के हस्ताक्षर किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में 21 फरवरी 1999 को। ठीक है, कारगिल के बाद। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। तो सिक्किम से कौन सा नृत्य हो जाएगा, तो ताशी शब्दों कहाँ का नृत्य हो जाएगा, तो सिक्किम से होगा। ताशी शब्दों कहाँ से हो जाएगा, सिक्किम से हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देता है कि ताशी शब्दों किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति कहाँ हुआ है, तो बिहार में मिथिला क्षेत्र में मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हुए हैं, तो मेवाती घराना हो जाएगा। किस घराने से, मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। पंडित तरन गायक हैं पंडित रतन मोहन शर्मा, कहाँ से है, मेवाती घराना, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत की सीमा किस तरफ से म्यांमार से लगता है, तो भारत की सीमा पूरब की ओर से म्यांमार से लगता है। अगर पहाड़ी बोलेगा कि पहाड़ी कौन कौन सा लगता है, तो पटकाई बुम पहाड़ी हो जाएगा, नागा पहाड़ी हो जाएगा, मीसो पहाड़ी हो जाएगा, और अराकाम योमा हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि महान हिमालय को क्रोड किससे बना हुआ है, तो महान हिमालय का क्रोड किससे बना हुआ है, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। कहता है महान हिमालय का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। इसके मूल में अग्नेय चट्टान है जो ग्रेनाइट और गैब्रो नामक चट्टानों के रूप हैं। अच्छा, तलछटी चट्टानों, किनारों और चोटियों पर फैलती हैं। कश्मीर में जास्कर रेंज भी इसका एक हिस्सा माना जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मैकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बर्मा आदि इसी पर्वत श्रृंखला के हिस्सा हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में रण के नाम से विख्यात लवणीय दलदली भूमि पाई जाती है,
तो कच्छ के रण के बारे में बात करें तो कच्छ के रण कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा कच्छ के रण? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी बहने वाली लूनी नदी है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज के पुष्कर घाटी से निकलती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। और लूनी नदी के बांध बना हुआ है सीपू बांध, दंतीवाड़ा बांध और जसवंत बांध। सीपू बांध, दंतीवाड़ा बांध और जसवंत बांध। और पूछेगा कि लूनी नदी की सहायक नदी कौन हो जाएगा? तो लिगड़ी, मिठड़ी, जोजड़ी, ये सब लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएगा, जो कहाँ से निकलते हैं? अरावली के से निकलती है, पूर्वी हिस्से से निकलती है। ठीक है। आगे कहता है कि रिफाइनरी से क्वेश्चन आ गया है, तो मिलान करने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। और बीना रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बीना रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद कोयली रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। कोयली रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। लेकिन दे दिया है ताती पाका रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में दे दिया। आंध्र प्रदेश में होगा ताती पाका रिफाइनरी, लेकिन ऑप्शन में दे दिया तेलंगाना, तो गलत हो जाएगा। तो ताती पाका रिफाइनरी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। रिफाइनरी से क्वेश्चन आ रहा है तो देख लीजिएगा रिफाइनरी। ठीक है। तो ताती पाका रिफाइनरी आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में, पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है, न कि तेलंगाना में। इस रिफाइनरी को HPCL द्वारा विकसित किया गया है। इस रिफाइनरी को इसके द्वारा HPCL द्वारा विकसित किया गया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है। ठीक है। बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में है और नुमालीगढ़ रिफाइनरी असम में है। कोयली रिफाइनरी गुजरात में है और तातीपाका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तातीपाका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला, किस खनिज को मूर्खों को सोना कहा जाता है? तो आयरन पाइराइट को मूर्खों को सोना कहा जाता है। Fe3O4 को मूर्खों को सोना कहा जाता है। यह कहता है कि हमारे सौर मंडल को भीतरी ग्रह कौन सा नहीं है? भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह, इस चीज़ को पार्थिवियन ग्रह और जोवियन ग्रह के में बांटा गया है। पार्थिवियन ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आ जाता है और जोवियन ग्रह जो बाहरी ग्रह हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन में बृहस्पति दिया हुआ है, तो ऑप्शन बृहस्पति सही हो जाएगा बाहरी ग्रह के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो हाइड्रा को सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? हाइड्रा को माना जाता है। तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। अब वर्तमान में कितना तारामंडल है? 89 तारामंडल है। 89 तारामंडल है। ठीक है। कितना तारामंडल है? 89 तारामंडल है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मिनी संविधान शब्द को प्रयोग 42वें संविधान संशोधन में किया गया है, जो 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, जिसमें वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 8 गो सजेशन दिया गया था, 10 गो जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 गो कर्तव्य है। ठीक है। 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देना अनिवार्य है, मानी कि कर्तव्य होगा, मानी कि पेरेंट्स का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रांतीय स्वायत्त शुरू करने के लिए, प्रांत में स्वायत्त देने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। ठीक है। प्रांत में स्वायत्त शासन दिया गया था और केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था। ठीक है। द्विसदनीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है, तो 153 से लेके 167 हो जाएगा। 153 से लेके 167 हो जाएगा। ठीक है। राज्य कार्यकारिणी से संबंधित 153 से 167, जिसमें राज्यपाल, IAS IPS मानी कि राज्य का सब आ जाएंगे। आगे कहता है कि भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 15वां भाग किससे संबंधित है? तो 15वां भाग निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है?
निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन का आर्टिकल कितना हो जाता है, निर्वाचन आयोग का 324 हो जाता है, ठीक है। और मतदान देने का अधिकार कितना हो जाता है, 326 हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता तो आर्टिकल कितना में है महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता का आर्टिकल कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। महाधिवक्ता को आर्टिकल कितना हो जाएगा, 165, ठीक है, 165 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र में महान्यायवादी होता है, तो केंद्र में महान्यायवादी का आर्टिकल कितना हो जाएगा, तो आर्टिकल 76 हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया 167, 168, 169, तो 167 में क्या हो जाएगा, 167 में, तो 167 में हो जाएगा सीएम का कर्तव्य होगा कि जो भी मंत्रिमंडल में नियम लिया गया है और फिर जो निर्णय लिया गया है उसका जानकारी राज्यपाल को देना, 167 में हो जाएगा। 168 में विधानसभा का गठन हो जाएगा। 169 में क्या हो जाएगा, 169 में विधान परिषद का सृजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उस रीट की पहचान करें जिसके आधार पर न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके विरोध की वैधता की जांच करने के लिए उसके सामने पेश करने को निर्देश देता है। तो सामने पेश करने की बात कर रहा है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। रीट कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, ठीक है। अगला कहता है कि भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला, किसका स्थापना कब हुआ, तो पहला नंबर में है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक माने कि RRBs, ठीक है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो RRBs का स्थापना कब हुआ था, 1975 में हुआ था। RRBs का स्थापना कब हुआ था, 1975 में। अब पहले RRBs की संख्या लगभग 42-43 था, जिसको अब घटा के कितना कर दिया गया है, 28 RRBs कर दिया गया। कितना RRBs, 28 RRBs कर दिया गया है, ठीक है। 28 RRBs कितना स्टेट में है, 26 स्टेट में है, 26 स्टेट में है। 2 स्टेट के छोड़ा करके, गोवा और सिक्किम को छोड़ा करके RRBs हैं। 26 स्टेट में है, ठीक है। 26 स्टेट में कितना RRBs है, 28 RRBs हैं, गोवा और सिक्किम को छोड़ा कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाबार्ड का स्थापना कब हुआ, तो नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर, तो सिब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर। उसके बाद बोलता है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1955 में, 1955 में। इससे पहले कौन बैंक था, तो 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जा रहा था, ठीक ये। उसके बाद इससे पहले बोलेगा तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास मिला करके, तीनों मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 में। और फिर 1921 के बाद 1955 में इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा संस्था है जिसके बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसके उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पर ध्यान देना है, सभी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस सेट का लेवल ठीक ठाक है। यह सुनिश्चित करना है जिसमें जंगली जानवरों पौधों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके अस्तित्व को खतरा न पहुंचे। इसके लिए कौन सा संस्था बनाया गया है, तो इसके लिए संस्था बनाया गया है साइट्स। क्या, साइट्स बनाया गया है। साइट्स का फुल फॉर्म देख लेंगे, साइट्स का 31 दिया हुआ था ना, साइट्स का फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा हमको भी देखना पड़ेगा साइट्स का फुल फॉर्म। तो इतना ध्यान दीजिए कि जंगली जानवरों और पौधों को व्यापार न हो, उसको खतरा न पहुंचे, इसके कौन सा संस्था बनाया गया है, साइट्स बनाया गया है। उसके बाद कहता है कि बाबर ने तुजुके बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था, तो बाबर कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान तुर्की भाषा से नज़दीक है, तो तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। बाबर तुर्की हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसके बाद अरबी होते जाएगा, उसके बाद फारसी भी आएगा, अकबर के समय में फारसी आएगा, ठीक है। अलबरूनी, गजनवी के साथ में अलबरूनी आएगा, उससे जितना भी बुक रहेगा अधिकतर अरबी हो जाएगा, ठीक है, अरबी। अगला क्वेश्चन कहता है कि फिल्म का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी एक छोटी कहानी पर आधारित है जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। शतरंज के खिलाड़ी का लेखक कौन हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद होंगे। और बुक क्या हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के, गबन हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र। ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम महाराष्ट्र में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार क्रिकेट के विकेट की स्नैच की लंबाई कितनी होती है? स्नैच की लंबाई कितना होता है? क्रिकेट के विकेट की लंबाई कितना होता है? 28 इंच होता है। कितना होता है? 28 इंच होता है। ठीक है, 28 इंच होता है, 28 इंच होता है। उस 28 इंच होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव कब शुरू किया गया था? तो महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव 1975 में शुरू किया गया था। खेल महोत्सव, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव, महिला के लिए खेल 1975, पहला बार महिला भाग लिया था 1900 वर्ल्ड कप में। क्रिकेट वर्ल्ड कप में कब भाग लिया था? वनडे वर्ल्ड कप में। तो महिला भाग लिया था 1973 में वर्ल्ड कप। उसके बाद शुरू हुआ था 1975 में पुरुष वर्ल्ड कप। क्रिकेट में पुरुष वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 1975 में, महिला वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 1973 में। ठीक है, तो 1975 में पुरुष वर्ल्ड कप, और 1975 में ही महिला खेल महोत्सव शुरुआत किया गया था 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय फुटबॉल टीम अपना पहले ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? तो फुटबॉल टीम का पहला दौरा, विदेशी पहला दौरा किस वर्ष हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत ने पहला जो ब्रिटेन से किया था, माने कि फुटबॉल मैच, तो भारत में कौन था? तो मोहन बगान भारत की तरफ से जो इंडियन उसमें खेल रहे थे 1911 में। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था, जिसमें भारत का टीम जीता था। 1911 शिमला में हुआ था। ठीक है, पूछेगा कि फुटबॉल की शुरुआत कब हुआ? तो 1871-72 में शुरू हुआ था। 1871-72 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? दरभंगा से, तो शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सोनपुर से बोलेगा, कब हो जाएगा? 1900 कब हो जाएगा? 1929 में। 1929 में कब हो जाएगा? तो शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। बोलेगा अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शाहजानंद सरस्वती। 1936 हो जाएगा। 1929 सोनपुर, 1936 लखनऊ अखिल भारतीय, और शाहजानंद सरस्वती दरभंगा कौन हो जाएंगे? शाहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। 1919-20। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे पूर्ववर्ती जिला है? पूर्ववर्ती जिला में कौन हो जाएगा? तो किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज के बाद कौन होता है? कटिहार आ जाता है, तो कौन हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, किशनगंज पश्चिम बंगाल से लगता है, और किशनगंज कहाँ से लगता है? पश्चिम बंगाल से भी लगता है, किशनगंज नेपाल से भी लगता है, पश्चिम बंगाल से भी लगता है, यह ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा कथन दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ था, तो ये भी सही है। अगला कथन कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत है जिसे अपील की जाती है, तो ये भी सही है, अपील की जा सकती है। 1950 में स्थापना हुआ था। अगला कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई कर सकता है, तो ये भी सही है। गलत कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों को सुनवाई कर सकता है, तो ये गलत है, कोर्ट मार्शल को सुनवाई नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जिसको तो केंद्र सरकार लगाता है। कौन सा लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है, लेकिन एकत्र करने का और बंटवारा करने का जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास होता है। तो कौन सा ऐसा टैक्स होगा? तो सबसे पहला हो जाएगा स्टाम्प टैक्स, स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। उसके बाद प्रसाधन सामग्री हो जाएगा। प्रसाधन सामग्री मतलब कि प्रसाधन मतलब प्रसव से संबंधित है क्या? तो देख लीजिए, प्रसाधन सामग्री तो दिया हुआ है। महिलाओं को जो प्रसव में जो यूज होता होगा, हमको समझना तो वही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक राज्य में लगभग लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए था, ये तो पता है। परिसीमन आयोग आर्टिकल कितना में? आर्टिकल 82 में है परिसीमन। ठीक है, हर 10 साल में परिसीमन करना है कि मतलब कि क्षेत्र से कितना MP और MLA आएंगे विधानसभा में और लोकसभा में, तो इसका परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता था। इन परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है?
तो 2026 तक ला रोक दिया गया है, 2026 तक ला, ठीक है। तो इसका जनगणना हो रहा है, तो इसको अब डायरेक्ट बढ़ाया जाएगा। तो 2026 तक ला रोक दिया गया था। इसमें अलग से फैक्ट यह है कि इसमें 82वां आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो परिसीमन होना है हर एक 10 साल में। उसके बाद क्या हुआ है कि इसका संविधान संशोधन का हुआ था 2026 तक ला रोकने के लिए, जो 1976 में हुआ था, 1976 में रोकने के लिए हुआ था। कब हुआ था? 84वां संविधान संशोधन 2001 में, ठीक है, इसका संशोधन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था नेहरू के समय में, 1953 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब हुआ था? 1953 में हुआ था, ठीक है। परिवार नियोजन कब हुआ था? 1952 में। विस्तार सेवा कब हुआ था? 1953 में। परिवार नियोजन अब कर लिए 1952 में। उसके बाद नेहरू ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्वास्थ्य को देखने के लिए 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया था, 1953 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा, पहले तो सीएज रिपोर्ट अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा लोक लेखा समिति को। उसके बाद लोक लेखा समिति प्रस्तुत करेगा किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के यहाँ। उसके बाद कहता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 में, 1982 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना, शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसका 2001 में नाबार्ड ने सूक्ष्म वित्त निकाय विधि के लिए कितना राशि, सूक्ष्म वित्त निकाय माने कि सूक्ष्म वित्त निकाय मतलब कि जो सूक्ष्म इंडस्ट्री होगा, जो स्मॉल इंडस्ट्री होगा उसके लिए कितना राशि निश्चित किया था? तो 100 करोड़ निश्चित किया था। कितना? 100 करोड़ निश्चित किया था, ठीक है। अगला मिलान करने के लिए दिया है, तो किस पंचवर्षीय योजना में क्या नारा दिया गया था और क्या हुआ था? तो गरीबी हटाओ कब दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ दिया गया था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय में गरीबी हटाओ दिया गया था। एलपीजी नीति कब आया था? तो एलपीजी नीति आया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। एलपीजी नीति कब आया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 से 80 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाता है। उसके बाद 2 साल का रोलिंग प्लान आता है, ठीक है। उसके बाद न्याय समता के साथ विकास कब आता है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। किस पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। अगला कहता है कि भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अधिनियम कब आया था? तो 2006। इसका क्या काम था? तो MSME माने कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना, इसका यही उद्देश्य था। कब आया था? 2006 में। स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंटरप्राइजेज कब आया था? इसका अधिनियम 2006 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में 2020-21 से 2022-23 में माने कि पुरुषों के श्रम बल भागीदारी में कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो 57.5% बढ़ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। देखिए इसमें दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अगर क्वेश्चन बोल देगा कि हाथ में अगर क्या आ गया है? कच्चा माल है, धन है, उसके लिए क्या शब्द उपयोग करेंगे? तो कार्यशील पूंजी उपयोग करेंगे, कार्यशील पूंजी। तो हाथ में क्या आ गया है? तो हाथ में आ गया है कच्चा माल और धन, तो कार्यशील पूंजी हो गया। उसके बाद बोल देगा कि श्रम पूंजी उद्यम और क्या होगा? भूमि श्रम पूंजी और भूमि श्रम उद्यम, भूमि श्रम पूंजी और उद्यम। इस हम अगर दे दिया ऑप्शन में तो क्या होगा? इसका हो जाएगा भूमि श्रम पूंजी। ये सब उत्पादन के कारक होते हैं। उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक होते हैं। अगर बोल दे कि हाथ में कच्चा माल और धन आ गया है तो उसके लिए उपयोग होगा कार्यशील पूंजी। अगला क्वेश्चन है कि सीमा शुल्क किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति से, मौद्रिक नीति से, व्यापार नीति से या राजस्व नीति से? तो सीमा शुल्क राजकोषीय नीति से संबंधित है, ठीक है। सीमा शुल्क राजकोषीय नीति से संबंधित है। जितना भी शुल्क रहेगा राजकोषीय नीति मानना है, ठीक है। राजस्व नीति उसी में आता है लेकिन उसका छोटा रूप हो जाएगा।
आगे कहता है कि किस विधि को आय प्रयोज्य विधि के रूप में जाना जाता है? आय प्रयोज्य विधि के रूप में जाना जाता है। तो पहले दो गो पॉइंट जान लीजिए कि व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय क्या होता है। तो व्यक्तिगत आय जो हम कमाते हैं वो व्यक्तिगत आय हो गया, और व्यक्तिगत आय के बाद जो हम टैक्स दे दिए और कर्ज दे दिए, ब्याज दे दिए, उसके बाद जो बचा वो प्रयोज्य आय हो गया। जो उसी में से क्वेश्चन पूछा है कि आय प्रयोज्य, कहाँ गया क्वेश्चन? आय प्रयोज्य रूप में क्या जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो आय प्रयोज्य, तो प्रयोज्य आय उल्टा करके पूछ रहा है, प्रयोज्य आय। तो व्यक्तिगत आय में टैक्स दे दिए, टैक्स देने के बाद में ऋण दे दिए, ब्याज दे दिए, उसके बाद में बचा प्रयोज्य आय। तो प्रयोज्य आय किससे संबंधित है? तो व्यय विधि से। उसके बाद में वो खर्च करने के लिए बचा है, तो व्यय विधि से संबंधित है। ठीक है, खर्च करनी प्रयोज्य आय कौन बचा? वो व्यय विधि से संबंधित है, उसको हम खर्च कर सकते हैं, व्यय विधि से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए मिलान करने वाला है तो इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि जीएनपी, जीडीपी इसे हम थोड़ा सा दिया है। तो जीएनपी किसे कहेंगे? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रॉस हो गया। तो जीडीपी तो देश के अंदर हो गया, और विदेश से जो भी आय हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा माने कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी और विदेश वाला को जोड़ देंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट कब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तब जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो बना उसमें से अगर मूल ह्रास घटा दिए तो बनेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट जो विदेश से भी आ रहा है और अंदर से भी इनकम हो रहा है। दोनों को अगर जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद मूल ह्रास जिसमें से मशीन के क्षति, विदेश में माने कि कुछ खर्च वगैरह सब चीज़ घटा दीजिए, मूल ह्रास मतलब कि घटा दीजिए, उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट बचता है, वो हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो जीडीपी तो हम गणना कर लिए, नेट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम मूल ह्रास घटा देते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बच जाता है। ठीक है, अब आ जाता है जीडीपी। तो जीडीपी क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा, जिस देश के अंदर जितना में अंतिम उत्पादित वस्तु सेवा हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। इसके लिए एक सूत्र हो जाता है C+I+G हो जाता है। ठीक है, CIG। अगला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा रोक के समझिएगा इसको। किस खनिज को मूर्खों को सोना कहा जाता है? तो आयरन फेराइट को कहा जाता है Fe2O3 बोलता है, ठीक है, Fe3O4 बोलता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैथोलिथ निम्नलिखित द्वारा निर्मित भू आकृति है, बैथोलिथ क्या है? तो बैथोलिथ जानने पड़ेगा। तो पहले हम लोग चट्टान से क्वेश्चन पूछा है, तो चट्टान, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरी चट्टान, इसमें से अग्नेय चट्टान से क्वेश्चन पूछा। अग्नेय चट्टान कितना प्रकार से होता है? अग्नेय चट्टान होता है बैथोलिथ, ग्रेनाइट, गैब्रो और ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब हो जाएगा जाकर अग्नेय चट्टान का रूप हो जाएगा, उसी में से बैथोलिथ हो जाता है। तो ऑप्शन में दिया है कि बैथोलिथ कैसा चट्टान है? भूजल चट्टान है, नदी की क्रिया द्वारा चट्टान है, या ज्वालामुखी चट्टान है, या हिमनद चट्टान है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी है ना, अंदर से आ रहा है लावा, अग्नेय चट्टान है या ज्वालामुखी चट्टान है, तो ज्वालामुखी चट्टान हो जाएगा, या फिर अग्नेय चट्टान रहता, अग्नेय चट्टान ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोयस पठार कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है लोयस का पठार, है। मेसेटा का पठार कहाँ हो जाएगा? स्पेन में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि चियापास होता है ना, चियापास का मैदान कहाँ हो जाएगा? पठार कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको में, ठीक है। उसके बाद बर्मा की वर्तमान राजधानी कहाँ हो जाएगा? नेपिता हो जाएगा। बर्मा जो म्यांमार का पुराना नाम था। टाका कहाँ का मुद्रा हो जाएगा? बांग्लादेश का हो जाएगा। उसके बाद
साइंस का क्वेश्चन आ जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है कि बॉयल का नियम में क्या नियत रहता है। तो इसमें तो ताप नियत रहता है, लेकिन ताप तो ऑप्शन दिया नहीं है। ताप नियत रहता है और वॉल्यूम प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वॉल्यूम ताप नियत रहता है और वॉल्यूम यानी कि V बराबर इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, प्रेशर का। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VP, क्रॉस गुना करेंगे VP हो जाएगा। तो VP ऑप्शन में दिया है। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, बॉयल का नियम, प्रेशर, ताप रहता है नियत, क्या रहता है, ताप रहता है नियत। चार्ल्स का नियम में दाब नियत रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्षण चुंबक और उत्पन्न चुंबकीय बल की रेखाओं के बारे में कथन दिया है, तो हम सिर्फ सही वाला पढ़ेंगे। तो सही वाला पढ़ेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्रों के रूप में होता है, ये सही है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या बताता है, तीव्रता को बताता है। अगला है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबक क्षण रेखा और चुंबक के बारे में, चुंबकीय प्रवाह के बारे में इतना सारा सही है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई मापने के लिए कौन सा यंत्र, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, सूक्ष्म जीव के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा कोलाइडली सॉल्व का एक उदाहरण है जिसमें सॉल्व के कणों के माध्यम के साथ बंधुता हाइड्रोजन बंधन के कारण है। हाइड्रोजन बंधन के कारण है। तो हाइड्रोजन बंधन कौन बनाएगा, जो मेन रूप से पूछ रहा है। तो जल में सल्फर मिलाएंगे, जल में गोल्ड मिलाएंगे, जल में FeOH को होल 3 मिलाएंगे, या फिर जल में प्रोटीन मिलाएंगे। तो कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जल से। जल से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, गोल्ड नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि उसमें नहीं बनाएगा। जल में सल्फर नहीं बनाएगा, जल में FeOH का होल 3 नहीं बनाएगा, लेकिन प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन क्यों बनाएगा, जिसमें प्रोटीन बना हुआ है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से मिल के बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिल के बना हुआ, इसलिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब मिल कर बना हुआ, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कौन, प्रोटीन। दिमाग में सेट कर लीजिए। अगला है कि कोलाइडली विलयन को अनुसंख्यक गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयनों की तुलना में समान सांद्रता पर कम होते हैं, क्योंकि कोलाइडली कण संख्या में वास्तविक विलयन तुलना में कम होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमाणु द्रव्यमान पैमाने पर इसके मानक रूप में लिया जाता है। इतना क्वेश्चन लेने करके पूछता है, माने कि मतलब कि पूछ रहा है कि वैसा कौन सा ऐसा पैमाना है जिससे परमाणु द्रव्यमान मापा जाता है। ठीक है, तो कार्बन 12 का आइसोटोप से क्या किया जाता है, किसी भी दूसरे परमाणु को परमाणु द्रव्यमान मापा जाता है। ठीक है, कार्बन 12, वही कार्बन 14 से सजीव चीज़ों का उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, कार्बन 14 का आइसोटोप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल जिसको H2O से बना हुआ है एक समान यौगिक पदार्थ है, इसमें कितना तत्व और कितने परमाणु हैं। तो इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परमाणु कितना है, 3 गो है, 2 गो हाइड्रोजन में, 1 ऑक्सीजन में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अक्रिय गैस से HCl में क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था मिलती जुलती है। क्या का मतलब, कौन सी अक्रिय गैस, तो अक्रिय गैस कौन हो जाएगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो सब अक्रिय गैस है। तो कौन सा अक्रिय गैस है जो HCl, कौन सा अक्रिय गैस से HCl में क्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो HCl से मिलकर बना क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 18 हो जाएगा, क्लोरीन 17, हाइड्रोजन 1, 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आर्गन 18 परमाणु संख्या है, तो दोनों और आर्गन सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था 18 से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटिनियम उसी वर्ग से है जिसमें यह है निकेल, यानी कि वर्ग याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक बार कि किस वर्ग में प्लेटिनियम आ रहा है। तो निकेल वाला वर्ग में प्लेटिनियम आता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से दिया हुआ है, तो दो पदार्थों के संयोजन से क्या बनेगा, संयोजन अभिक्रिया। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कोका कोला में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फास्फोरिक एसिड पाया जाता है। चींटी में, डंक में, मधुमक्खी में फार्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टर्टरिक, अंगूर में टर्टरिक पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक पाया जाता है। अगला कहता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। कौन सा अधिक मृदु है। मृदु मतलब कि आसान है, मुलायम है, मृदु मतलब यही हुआ, ठीक है। मृदु मतलब मृदा धातु, मुलायम, आसान, सॉफ्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा मृदा धातु में सोडियम और लिथियम, एल्युमिनियम और आयरन दिया हुआ है। तो मृदा धातु में इसमें से सोडियम और लिथियम हो जाएगा, जिसमें से लिथियम और सोडियम में सोडियम ज़्यादा मुलायम है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, इसलिए इसे ज़्यादा मृदु कहा गया है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम में, तो सबसे मृदु होते जाएगा, ठीक है, ठीक है, मृदु होते जाएगा। सोडियम की जगह पर पोटेशियम रहता तो वही ऑप्शन हो जाता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैप्सोसाइनाइड, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक्स, कैप्सोसाइनाइड, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स किस पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो गाजर, मिर्च, मूली, लहसुन, बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसमें मिर्च होगा जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा, जिसमें कैप्सोसाइनाइड, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक्स पाया जाता है, तो मिर्च हो जाएगा। गाजर भी ऑप्शन में है, लेकिन कैरोटीनॉइड जो है गाजर में पाया जाता है, लेकिन इसमें सारा का सारा जो है जो मिर्च में पाया जाता है। कैप्सोसिनिन, कैप्सोसाइनाइड, कैरोटीनॉइड और फेनोलिक्स मिर्च में पाया जाता है। मूत्र में कौन सा रंग पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम पाया जाता है। आगे कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पायरुवेट एसिड होता है। क्या होता है, पायरुवेट एसिड हो जाता है। इसका देखिए थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं क्या होता है। तो देखिए पहले जो हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ, चावल जो भी खाएं कार्बोहाइड्रेट, उसको कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसा होता है, लाइपेज, एमाइलेज से होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट के पाचन होने के बाद वो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है, वो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है, पायरुवेट एसिड। पायरुवेट एसिड बन गया, और पायरुवेट एसिड के बाद दो प्रक्रिया होता है। पहला प्रक्रिया वो ऑक्सीजन के संपर्क में जाएगा या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है तो एटीपी से बनेगा और ऊर्जा प्रदान करेगा। एटीपी बनेगा, ऊर्जा देगा। एटीपी कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो अवायवीय श्वसन करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, पढ़े हम लोग। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसको अगर नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो वो क्या बनेगा, तो मांसपेशी में लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, मांसपेशी बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा बनता है, ठीक है, अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा बनता है। आगे कहता है विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक होते हैं। विटामिन क्या करता है, खनिज क्या करता है, तो हमारे शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं को लिए संतुलन करता है, ठीक है। अब यहाँ से मैथ और गणित आ गया है, तो देख लीजिए। गणित में मेरा लगभग 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया है। 30 क्वेश्चन देता है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया, 3 क्वेश्चन गलत हो गया है। और रीजनिंग तो हार्ड है ये है। तो चलिए 2 सेट प्रैक्टिस सेट है, 9 और 10 और बचा है, उसके बाद दूसरा सेट लेंगे, ठीक है।